हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल, डायरेक्टर बायोलॉजी इन्विक्टस। और क्लास 10th में हम लोग आ गए थे अपने अगले चैप्टर में। और ये हमारा चैप्टर नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं आवर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में हमारे एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट कैसे अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे उस कंपोनेंट के पार्ट हैं, हमारा एनवायरनमेंट कौन फॉर्म करता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, इन्हीं सब को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट जो है समझने से पहले हमें सबसे पहले इसकी एक डेफिनीशन समझनी पड़ेगी बच्चों की। एनवायरनमेंट की डेफिनीशन क्या होती है? So environment is everything that surround an organism and influence its life। यानी किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करने वाला जो पार्ट है, जो उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। दैट इज़ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन विच वन लिव। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसके आसपास पाया जाने वाला जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, वही उसका एनवायरनमेंट होता है। ठीक वैसे जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारा शहर जो है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो टाउन है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। क्योंकि वही उसी एरिया का जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, वही हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए हम उसे अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है इकोसिस्टम। तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों को समझते हैं। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर हम एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो हमारे एनवायरनमेंट का वो पार्ट जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट का वो पार्ट जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ये ठीक वैसा ही है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे जस्ट सराउंडिंग में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जिन पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ये एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और इसीलिए एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के लिए। सो एनवायरनमेंट की बात करें, वापस आते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका पहला पार्ट है, जिसमें प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और एनिमल्स का ही एक टाइप ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं। दूसरा जो फिजिकल सराउंडिंग प्रेजेंट है, जो लैंड, वाटर बॉडीज़, जो एयर प्रेजेंट है। और तीसरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, द मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया कि द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन विच लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स इज नोन एज इकोसिस्टम। एंड द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। टेंसले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम जो है नाम दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है।
और इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एंड द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाई रिटर। रिटर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। एंड सबसे पहले डिस्क्राइब किया था अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, हिज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम आर इनडिस्टिंक्ट एंड हैव ओवरलैपिंग कैरेक्टर विथ ईच अदर। इसको समझने की कोशिश करेगा ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। मैंने बोला इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जिस पे डिपेंड करता है। सपोज करिए मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसी पर मेरी लाइफ डिपेंड करती है। तो वो जो हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट का पार्ट प्रेजेंट है उसी को हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। अब सपोज करिए कोई वेल हम सुने हैं, वेल ओशियन में पाई जाती है और वेल बहुत दूर दूर तक माइग्रेट करती है। एक ओशियन से दूसरे ओशियन भी माइग्रेशन उसमें पाया जाता है। ओशियनोड्रोमिक कहा जाता है इसे। जो ओशियन से ओशियन माइग्रेट करते हैं उन्हें ओशियनोड्रोमिक कहते हैं। सो ओशियन से ओशियन माइग्रेट करती है तो उसका तो पूरा ओशियन ही उसका इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन हम बोलते हैं एक वेल की बात करें तो उसका पूरा इकोसिस्टम एक पूरा ओशियन है। लेकिन उस ओशियन में और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओशियन में होंगे, उन सबका अलग अलग इकोसिस्टम होगा। तो यानी इकोसिस्टम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पाए जाते हैं और ये इकोसिस्टम एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, ये इकोसिस्टम एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं और ओवरलैपिंग की वजह से हम किसी एक इंडिविजुअल के इकोसिस्टम को बाकी के इकोसिस्टम से सेपरेट नहीं कर पाते। दूसरी बात, इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर और एज लार्ज एज एन ओशियन। मैंने बताया कि सपोज करिए कोई वेल है तो उसका पूरा इकोसिस्टम ओशियन हो जाएगा। और अगर हम एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को एग्जामिन करते हैं तो उसमें देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ मिलेंगे। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन बैक्टीरिया, उन प्रोटोजोआ का जो इकोसिस्टम है वो वाटर ही है। तो इसीलिए लिखा है द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। द बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है, इंस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है। हम किसी एक इंडिविजुअल के इकोसिस्टम को चाहें कि सेपरेट कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है। द टोटल ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग एंड एनवायरमेंट ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो टोटल लिविंग थिंग जो प्रेजेंट है किसी एनवायरनमेंट में और वहाँ पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो नॉन लिविंग फैक्टर एंड लिविंग फैक्टर, इन सबको मिलाकर उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम कहा जाता है। इट मीन्स दैट एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड स्टडीज इज नोन एज इकोसिस्टम। यानी एनवायरनमेंट का वो पार्ट जिसके स्ट्रक्चर को, जिसके फंक्शन को हम स्टडी कर सकें, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है, जो रिवर्स हैं, जो ओशियंस हैं, जो माउंटेन हैं, ये नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कैसे? एक्वेरियम है, कोई पॉन्ड है जो हमने बनाया, स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो मैन मेड होते हैं। और जब हम बात करेंगे किसी बहुत बड़े इकोसिस्टम की, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन, ये कुछ ऐसे बहुत बड़े इकोसिस्टम हैं। और जब भी हम बहुत बड़े इकोसिस्टम की बात करेंगे, यानी इतना बड़ा इकोसिस्टम कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉलर इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उसे कहा जाता है बायोम। ठीक है, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। सो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है उसे हम बायोम कहते हैं। और इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। परमानेंट इकोसिस्टम माउंटेन हो गया, ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये हो गया परमानेंट इकोसिस्टम। टेम्परेरी क्या हो गया? हमारी क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड क्या है भाई?
हर सीज़न में हम नई क्रॉप वहाँ ग्रो कराते हैं, फिर उन्हें हार्वेस्ट कर देते हैं। तो वो टेम्परेरी इकोसिस्टम है जो रिप्लेस होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। और जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर। और ये बायो का आत्मनिर्भर है, यानी इकोसिस्टम खुद अपने आप को मैनेज कर सकता है, अपने नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकता है, यानी इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? होम्योस्टेसिस, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। सेल्फ सस्टेनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाउंड इन इकोसिस्टम। इट मीन्स दैट इकोसिस्टम मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया कि किसी इकोसिस्टम में जितने ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं उन सभी ट्रॉपिक लेवल में इनमें ये आपस में बैलेंस मेंटेन कर लेता है। ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो है फूड या तो प्लांट से लेते हैं या तो दूसरे एनिमल से। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो प्लांट से कंज्यूम करके अपना फूड लेते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। वहीं जो कार्निवोर्स हैं वो केवल फ्लैश से लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड के लेवल पे, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। इसमें जो सबसे नीचे आते हैं, जो ट्रॉपिक लेवल नंबर 1 है, हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट्स होते हैं, उसके ऊपर हर्बीवोर्स होते हैं, उसके ऊपर कार्निवोर्स होते हैं, और ऐसे ही ऊपर पाया जाता है। तो ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, T1, T2, T3 और T4 इनको डिनोट किया जाता है। अभी बस मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे जब हम इनको डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे ट्रॉपिक लेवल और कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ईच ट्रॉपिक लेवल कंट्रोल द अदर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम की। जब हम T1 की बात करेंगे, हम प्लांट्स की बात करेंगे, तो उन पे डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स। T2 उन पे डिपेंड करते हैं कार्निवोर्स। T3, तो हर एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम, हर एक ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम का दूसरे ट्रॉपिक लेवल को कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है साइबरनेटिक्स, द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज साइबरनेटिक्स। किसी इकोसिस्टम की जो सेल्फ कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप को ही कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है, उसकी साइंस को हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की जब हम बात करें तो इकोसिस्टम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक ह्यूमन मेड या मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें। ऐसा इकोसिस्टम जो ऑलरेडी नेचर में पाया जाता है, जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, यानी लैंड एरिया में भी पाया जा सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, ठीक है, या एक्वेटिक हो सकता है, वाटर में पाया जाए। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लैंड इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एंड द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आर पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड ओशियंस। फिर इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो आगे और 2 टाइप में डिवाइड होता है। कौन कौन से? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मरीन वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर है तो वो स्टैग्नेंट वाटर है, यानी रुका हुआ पानी है या बहता हुआ पानी है। अगर वो स्टैग्नेंट वाटर है तो उसे बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। स्टैग्नेंट वाटर में जो पाया जाता है लेंटिक इकोसिस्टम, जो कि पॉन्ड, पूल, डिच इकोसिस्टम होता है। लोटिक जो रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, जो रिवर्स और स्ट्रीम्स, कैनाल, स्प्रिंग्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये वो सिस्टम हो गया जो कैनाल नहीं आएगा इसमें, कैनाल मैन मेड होती है। और रिवर, स्ट्रीम एंड स्प्रिंग्स जो इकोसिस्टम है ये
नेचुरल, वाटर या एक्वेटिक, लोटिक इकोसिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मरीन में, तो ओशियन और सी पाए जाते हैं जो मरीन इकोसिस्टम होते हैं, बहुत बड़े इकोसिस्टम होते हैं, मरीन वाटर से बने होते हैं। ह्यूमन या मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें, द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मैन मेड और बाय ह्यूमन बींग्स। द कॉमन एग्जांपल्स आर क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम। इनका फॉर्मेशन, इनका जो निर्माण है वो इंसानों द्वारा होता है, मनुष्य द्वारा होता है, और इसीलिए इसे मैन मेड कहा जाता है। द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने बताया कि मैन मेड होता है, और कॉमन एग्जांपल में ये लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, एन इकोसिस्टम मे बी एज स्मॉल एज और ड्रॉप ऑफ वाटर और फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, उनके लिए वही इकोसिस्टम है। और एज लार्ज एज एन ओशियन। ह्यूमन एक्टिविटी में मॉडिफाई और कन्वर्ट नेचुरल इकोसिस्टम इनटू मैन मेड। तो ह्यूमन एक्टिविटी से नेचुरल इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बदला जा सकता है। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड कन्वर्जन of land for trees, plantation for agriculture are the example of conversion of natural ecosystem and man-made ecosystem। यानी पहाड़ों को काट कर जो फील्ड बनाई जाती है, प्लेन फील्ड बनाते हैं, या जंगलों को काट कर जो एग्रीकल्चर लैंड बनाते हैं, तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम नेचुरल इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बदल सकते हैं, बदल देते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है इकोसिस्टम का, जिसमें अगर हम देखें तो बेसिकली दो टाइप का इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक, नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में लेंटिक और लोटिक। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बहुत अलग अलग तरह के, एक्वेरियम, क्रॉपलैंड, पार्क। तो ये जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक उसमें लिविंग कंपोनेंट होता है जिसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जिसे एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की तो उसमें आता है सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ये सभी जो है, माउंटेन, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे मिलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट की, और एबायोटिक कंपोनेंट को हमने थोड़ा सा डीपली देखा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में। इट मीन्स द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का जो नॉन लिविंग पार्ट है वो एबायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। द क्लाइमेट और फिजिकल फैक्टर सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट का ही पार्ट होते हैं, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, दो तरह के, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मटेरियल साइकिल इन्वॉल्व होती है, जो मिनरल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, CO2, NH2O। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जो भी हमारे इकोसिस्टम में डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दे आर प्रेजेंट इन डेड मैटर दैट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट एंड इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर मतलब सॉइल। तो इडेफिक फैक्टर में जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट फैक्टर इंक्लूड फिजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें लाइट, टेम्परेचर एंड इडेफिक फैक्टर का मतलब हो जाता है सॉइल। सॉइल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का, और हमारे इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट का। नेक्स्ट आते हैं बायोटिक कंपोनेंट।
जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। और इकोसिस्टम में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लेवल ऑफ हायरार्की पाए जाते हैं, हायरार्की के लेवल पे पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। तो कौन कौन से ऐसे बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें ट्रॉपिक लेवल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? देखते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स सभी होते हैं। तो सबसे पहले जो बायोटिक कंपोनेंट हमें मिलते हैं वो 3 टाइप के मिलते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो तीनों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोड्यूसर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फूड को ऐड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर्स जो है ये हो जाते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में फूड को ऐड करते हैं। सो प्रोड्यूसर्स पहला कंपोनेंट हो जाता है, बायोटिक कंपोनेंट हो जाता है। दे आर ऑटोट्रॉप ऑफ इकोसिस्टम एंड आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। ये ऑटोट्रॉप होते हैं इकोसिस्टम में और इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों प्रोड्यूसर कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस एंड ऐड फूड टू इकोसिस्टम। द ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मेन प्रोड्यूसर होते हैं। द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ही वो फूड है जो ऐड किया जाता है इकोसिस्टम में, और वो जिस प्रोसेस से ऐड किया जाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। इट मीन्स एंटर इन एन इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर। ये भी बात आ गई कि किसी इकोसिस्टम में जो एनर्जी एंटर करती है वो सोलर एनर्जी, वो एनर्जी एंटर करती है वो प्रोड्यूसर के थ्रू करती है। एंड सोलर एनर्जी इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने का जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी से। सो सोलर एनर्जी को इकोसिस्टम को रन करने का अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है। द एनर्जी इज अवेलेबल टू द रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द मीडियम ऑफ फूड। तो यानी हमारे इकोसिस्टम में कंटिन्यूसली बाहर से एनर्जी आती रहती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, और यही लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड को बिल्डअप करने का अल्टीमेट जो है सोर्स माना गया है। और यही एनर्जी अवेलेबल होती है थ्रू द मीडियम ऑफ फूड। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही एनर्जी फूड के माध्यम से, फूड के मीडियम से सभी ऑर्गेनिजम्स में पहुंचती है। दूसरे आ जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, जो डायरेक्टली अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने कहा जो डायरेक्टली अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो उसके बेस पर ये कंज्यूमर भी कई टाइप के होते हैं। ये मेनली एनिमल होते हैं, लेकिन ये भी कई टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर कहा जाता है इन्हें। सो प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं, मैंने बोला प्रोड्यूसर, ये सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे T1 प्रोड्यूसर, जो प्लांट है, फूड ऐड कर रहे हैं। इनको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स वो हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इनसे ऊपर हो जाते हैं, प्रोड्यूसर हो गया जो है ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ट्रॉपिक लेवल नंबर 2। इनके ऊपर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो हो गया ट्रॉपिक लेवल नंबर 3। और यदि उनके ऊपर प्रेजेंट हैं टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ट्रॉपिक लेवल नंबर 4। और उनके ऊपर पाए जाते हैं फिर डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर्स कई टाइप के होते हैं जिसमें देखा जाए
तो अभी मैं आपको डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन करूँगा कि प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर। एक समझने की कोशिश करते हैं एक फ्लो चार्ट से कि सपोज़ करिए हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, इसलिए ये हो गए ट्रॉपिक लेवल नंबर 1 पे, जिन्हें हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर। प्लांट से फूड ऑब्टेन किया किसने? हर्बीवोर्स ने। ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर और ये प्रेजेंट है किस पे? ट्रॉपिक लेवल नंबर 2 पे। हर्बीवोर्स से जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर और ये हो गया किस पे? ट्रॉपिक लेवल नंबर 3 पे। कार्निवोर्स के ऊपर भी हम बोल रहे हैं एक और लेवल भी प्रेजेंट है जिसे कार्निवोर ही कह रहे हैं, कार्निवोर्स, लेकिन इन्हें टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। टॉप कंज्यूमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नीचे T3 लेवल पे कार्निवोर है उसका शिकार हो सकता है, उसको कोई दूसरा कार्निवोर खा सकता है, फूड की तरह उसे कंज्यूम कर सकता है, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर है या जो टर्शरी कंज्यूमर है इससे इसका कोई शिकार नहीं कर सकता, और ये आ जाता है किस पे? ट्रॉपिक लेवल नंबर 4 पे। सो अब हमें समझ में आया थोड़ा सा ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और उसके ऊपर भी कार्निवोर्स जो कि टॉप कंज्यूमर है, और सेकेंडरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर में यही डिफरेंस है कि सेकेंडरी कंज्यूमर भी कार्निवोर है लेकिन उसका शिकार हो सकता है, उसको कोई दूसरा कार्निवोर खा सकता है, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर है उसे कोई कार्निवोर, उसका कोई शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए उसे टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा हमें समझने में इसकी आसानी होगी कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर। क्यों कहा जाता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर? प्राइमरी कंज्यूमर क्या कंज्यूम करते हैं? प्लांट प्रोटोप्लाज्म को, ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को खा गया कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या कर रहे हैं? प्लांट प्रोटोप्लाज्म को एनिमल प्रोटोप्लाज्म में चेंज कर रहे हैं। ये प्लांट फूड को एनिमल फूड में चेंज कर रहे हैं। ये भी एक नए तरह का फूड बना रहे हैं जो एनिमल फूड है, और इसीलिए इन्हें सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर बिकॉज दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन द सेल by digestion of food which they obtain from the plant, and such living organism which obtain food from the producer are known as primary consumer, and all the primary consumers are herbivores of the ecosystem। किसी भी ecosystem में जो herbivores पाए जाते हैं वो सभी primary consumer होते हैं। नेक्स्ट आते हैं secondary consumer, so which feed upon प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, दे आर कार्निवोर्स विच किल एंड ईट द हर्बीवोर्स। तो जो ऐसे कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को किल करते हैं और खा जाते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर। एग्जाम्पल डॉग, कैट, स्नेक। इन एक्वेटिक सिस्टम में वेल इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में वेल भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट आता है टॉप कंज्यूमर। ये भी बड़े हाई ग्रेड का कार्निवोर्स है, बट दे आर नॉट ईटेन बाई एनी अदर एनिमल। सो दोज एनिमल विच किल द अदर एनिमल एंड ईट देम, बट दे आर नॉट ईटेन बाई एनी अदर एनिमल। एग्जाम्पल लायन, वल्चर, पीकॉक एंड मैन इन आवर इकोसिस्टम। मैन एंड पीकॉक मे बी ओमनीवोर्स, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इसमें आप इस पे कन्फ्यूजन मत करना कि सर हमने कभी नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया और कभी वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया तो हम किस में आते हैं? तो हम दोनों में आते हैं। डिपेंड करता है हम किस समय कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारा ट्रॉपिक लेवल चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई फिक्स ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो नहीं है, हमारा ट्रॉपिक लेवल चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आवर फूड, जैसा हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सो मैन एंड पीकॉक मे बी ओमनिवोर्स। जब वो सीड्स वगैरह खाते हैं तो वो हर्बीवोर्स हैं, और जब वो कोई दूसरे एनिमल्स या इंसेक्ट्स या लिजर्ड या स्नेक्स को खाते हैं तो
पीकॉक भी ओमनीवोरस यानी कार्निवोरस कहलाता है और इसलिए उसे ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोज़र और माइक्रो कंज्यूमर पे। तो डिकम्पोज़र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डेड मैटर को जो है डिकम्पोज करते हैं। सो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड रिलीज मिनरल सब्सटेंसेज अगेन इनटू द सॉइल विच आर प्रेजेंट इन देयर डेड बॉडीज़। तो जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की जब डेथ होती है तो उनके बॉडी में जो मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन होता है, उनकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को सॉइल में ऐड करता है, जिससे वो मिनरल अपनी मिनरल साइकिल में वापस जा सके। याद करो, मिनरल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल अपने लिविंग फॉर्म से नॉन लिविंग फॉर्म में चले जाते हैं और दोबारा से प्लांट्स के लिए और दूसरे जो है प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल हो पाते हैं, अपनी मिनरल साइकिल को मेंटेन कर पाते हैं। सो दैट द डिकम्पोजर्स हेल्प इन मिनरल इनटू द सॉइल विच आर प्रेजेंट इन डेड बॉडीज, सो दैट डिकम्पोजर हेल्प इन मिनरल साइकिल, और डिकम्पोजर्स मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस लैंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स, और इसी की वजह से जो ज़मीन है, लैंड है, सॉइल है, वो मेन सोर्स बन जाता है किसका? मिनरल्स का। द मेन डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। मेन डिकम्पोजर यही होते हैं जो कंटिन्यूसली डेड मैटर, जो एनिमल हो या प्लांट हो, उसको डिकम्पोज करके उनके मिनरल्स को सॉइल में ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कैवेंजर, और स्कैवेंजर की बात करें तो स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है, दे आर नॉट डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये भी डेड मैटर को कंज्यूम करते हैं लेकिन ये डिकम्पोज नहीं करते, यानी ये उसके मिनरल को सॉइल में ऐड नहीं करते। दे जस्ट फीड ऑन dead and decaying matter, they are known as scavenger. So animals which feed on dead and decaying matter and do not perform decomposition are known as scavenger. Vulture never kill any animal, ये कभी किसी एनिमल का शिकार नहीं करते लेकिन मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं। एंड सो दे आर स्कैवेंजर एंड दे आर नॉट डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर नहीं, क्योंकि ये सॉइल में मिनरलाइजेशन या सॉइल में मिनरल्स को ऐड नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर रन करता है, जिसमें बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और फिर मिनरल्स उसमें से रिलीज होते हैं। The breakdown of food material takes place in the body of vulture and minerals are released into the soil from the fecal matter, और इनमें जो मिनरल रिलीज होते हैं सॉइल में वो फीकल मैटर से होते हैं। So they are known as reducers because they decompose and remove the dead bodies of the organism। तो इन्हें हमारे इकोसिस्टम का नेचुरल स्वीपर भी कहा जाता है, जो हमारे इकोसिस्टम को कंपैरेटिवली क्लीन रखने का काम करते हैं। इन्हें रिड्यूसर्स भी कहा जाता है और ये डेड बॉडीज़ को रिमूव करते हैं। तो डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स दोनों को हम रिड्यूसर्स कहते हैं, जो डेड बॉडीज़ को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। सो जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और जो एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब मिल के इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। द मेजर स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम आर स्पीशीज कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो किसी भी इकोसिस्टम में ये चार चीज़ें मिलकर उसका स्ट्रक्चर बनाती हैं और यही डिसाइड करती हैं कि कोई इकोसिस्टम कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा, कितने लंबे समय तक सर्वाइव करेगा।
सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज़ कंपोजिशन की। किसी भी इकोसिस्टम में कितने अलग अलग तरह की कौन कौन सी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं। सो ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन टाइप ऑफ स्पीशीज़ कंपोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फॉरेस्ट में जो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगी वो डेजर्ट में भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। डेजर्ट के इकोसिस्टम में अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, और ये सब वहाँ का स्पीशीज़ कंपोजिशन डिसाइड करेगा। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ मिलेंगी उनकी वैरायटी, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेजर्ट इकोसिस्टम में वही मिल पाएंगे जिनमें अडाप्टेशन डेवलप हुआ है, इसलिए वहाँ मिलने वाली डाइवर्सिटी बहुत कम है। और ये सीधा डिपेंड करता है कि किसी भी जगह का वेजिटेशन कितना ज़्यादा है और कितना कम है। जहाँ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फूड रिसोर्स ज़्यादा होगा, वहाँ पर एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा मिलेगी। जहाँ प्लांट कम होंगे, फूड रिसोर्स कम होगा, वहाँ पर एनिमल्स की डाइवर्सिटी उतनी ही कम मिलेगी। दूसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं, कितने लेवल पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच इकोसिस्टम फॉर वन और मोर लेयर ऑफ स्ट्रेटा, ईच कंप्राइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज़। यानी किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज़ किस लेवल पे, किस लेयर पे प्रेजेंट है। जैसे समझिएगा कि मैंने बोला कि एक ट्री की अगर हम बात करें, ट्री की बात करें तो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्री के रूट वाले पार्ट में पाए जाते हैं, रूट के ही आसपास, ज़मीन के अंदर रहते हैं, रूट के आसपास रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनकी स्टेम में पाए जाते हैं या स्टेम रीजन में रहते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई। कुछ ऐसे हैं जो ब्रांचेस पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्रांचेस के बाहर जो लीव्स रहती हैं, लीव्स वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये अलग अलग लेयर पर प्रेजेंट हैं। वैसे ही किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो वाटर बेड पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर सरफेस पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, यानी बॉटम और सरफेस के बीच में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग एनिमल्स का और ऑर्गेनिजम्स का जो लेयरिंग होता है इसी को बोलते हैं स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा जो प्रेजेंट होता है किसी इकोसिस्टम में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक इको ऑर्गेनाइजेशन। ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल को बताया। ट्रॉपिक लेवल यानी T1 पे कौन है, T2 पे कौन है, T3 पे कौन है, T4 पे कौन है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है, जिसमें ट्रॉपिक लेवल नंबर 1 पे अगर हम बात करें, T1 पे हमें प्रोड्यूसर मिलते हैं, T2 पे हमें प्राइमरी कंज्यूमर मिलते हैं, T3 पे हमें कार्निवोर्स मिलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर मिलते हैं, T4 पे हमें भी कार्निवोर्स मिलते हैं लेकिन वो टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स का, ये भी इसी को ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी भी इकोसिस्टम कैन हैव ओनली 4 to 5 सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। किसी भी इकोसिस्टम में केवल 4 से 5 ही ट्रॉपिक लेवल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, उसका एक रीज़न है। हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड और एनर्जी का ट्रांसमिशन बहुत लो हो जाता है, एनर्जी का तो बहुत ही लो हो जाता है। केवल 10% एनर्जी ही हायर ट्रॉपिक लेवल में जाती है। तो इसीलिए जब 4 to 5 सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल तक जाती है तो वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन इतना कम हो जाता है कि उससे ज़्यादा लंबी ट्रॉपिक लेवल, उससे हायर ट्रॉपिक लेवल सर्वाइव नहीं कर पाते। सो केवल 4 to 5 सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं बिकॉज ऑल द फूड अवेलेबल इन वन ट्रॉपिक लेवल इज नॉट बीन ईटन बाई एनी एनिमल प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो पूरा जो फूड किसी ट्रॉपिक लेवल पे T1 पे प्रेजेंट है तो वो पूरा फूड T2 पे नहीं जाएगा। वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ फूड इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पूरा फूड नहीं जाता, ना पूरी एनर्जी जाती है। दूसरा, ऑल द फूड ईटन by any animal is not useful, thus a part of energy contained food is passed out as waste product। तो एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे वेस्ट होता है और इसीलिए हाई ट्रॉपिक लेवल पे पूरी एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। इसीलिए ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन 4 to 5 सक्सेसिव लेवल से ज़्यादा का सर्वाइव नहीं कर पाता।
A large amount of energy is lost in respiration to drive organism metabolism and thus there is not much energy left to support higher tropic level. मैंने बताया कि ज़्यादा एनर्जी बचती नहीं, हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाने में केवल 10% एनर्जी ही जा पाती है. The amount of nutrients such as nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is termed as standing state. तो किसी भी समय सॉइल पे, ये ऑयल लिखा है इसको सॉइल कर लीजिए, किसी भी समय सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी समय सॉइल में, उसे उनका स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, स्टैंडिंग स्टेट. और एक और मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. तो जितना लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं और जितना नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने इकोसिस्टम के अगले पार्ट में, जिसमें हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.